हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 2 था क्या कि मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, वो करने वाले हैं पिछली वीडियो से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज डिस्कस करी थी, आप लोगों को याद होगा। पिछले टॉपिक में एक चीज डिस्कस करी थी, वो था हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, है ना, ये याद होगा आप लोगों को। तो इसके ऊपर मैंने देखा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है ना, कुछ स्टेजेस से गुजरता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर ग्रोथ स्टेज, फिर मैच्योरिटी, फिर डिक्लाइन। तो इन स्टेजेस में अलग अलग स्ट्रेटजी होती है किनकी, मार्केटर्स की। तो वो किस किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं वो आज की वीडियो में यानी कि इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो है क्या हमारे पास टॉपिक, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द इंट्रोडक्शन स्टेज, कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है ना वो इंट्रोडक्शन स्टेज पे किस तरह की रहती है। अब आप सबको पता होगा कि इंट्रोडक्शन स्टेज वो स्टेज होता है जहां पे एक प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाता है, यानी कि उसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और हम सब जानते हैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट किसी नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाता है तो जरूरत होती है उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट की, यानी कि मार्केटर्स जो है ना वो खर्चा करते हैं ताकि लोग जो है वो अवेयर हो, जाने उस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि बिना उस प्रोडक्ट से अवेयर हुए लोग उसे क्यों बाय करेंगे। इसलिए कभी भी इंट्रोडक्शन स्टेज पे जो प्रोडक्ट की जो बाइंग है वो सबसे कम होती है, यानी कि प्रोडक्ट की सेल्स जो है ना वो सबसे कम कर पाते हैं प्रोड्यूसर्स, क्योंकि लोग उसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं। और लो सेल की वजह से होता क्या है, तो जो प्रॉफिट होता है वो भी क्या होगा, कम आएगा, रेवेन्यू भी क्या आएगा, कम आएगा। तो ये सब दिक्कतें आती हैं किस स्टेज पे, इंट्रोडक्शन स्टेज पे। अब बात आती है कि भाई मार्केटर्स को ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए जिससे वो कहीं ना कहीं अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं या फिर जनरेट करके दे सकते हैं अपने प्रोड्यूसर्स को। अब वो किस तरह की स्ट्रेटजी है वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है, रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी। देखो स्किमिंग का मतलब पता क्या होता है, एक तरह से ये मान लो कि फटाफट मलाई निकाल लेना है ना किसी प्रोडक्ट में से, जैसे दूध में से मलाई निकाल लेते हैं तो अपने एक तरह से मेन पार्ट जो है ना, मेन प्रॉफिट जनरेट कर लिया है, तो इसको बोलते हैं रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी। अब ये क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट एट हाई प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो वो भी हाई प्राइस के ऊपर। इसका मतलब आप कंज्यूमर्स को ये बोल रहे हो कि आपको अपडेटेड प्रोडक्ट चाहिए, आपको नया प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे फीचर्स के साथ चाहिए, तो आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही उस जैसे और भी प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम करना पड़ता है धीरे धीरे, है ना, क्योंकि फिर मार्केट में कंपीटर आ गए उस प्रोडक्ट के, वैसे वैसे और भी सारे बहुत सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। तो ऐसे केसेस में जो भी प्रोडक्ट एक प्रोड्यूसर सेल कर रहा है उससे उसके प्राइस को गिराना पड़ता है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसका प्राइस बहुत ज्यादा होता है। उसके कुछ रीजन समझते हैं क्यों होते हैं ज्यादा। एक तो पहली बात, प्रोड्यूसर ये सोच के चलता है कि मान लो उसने किसी प्रोडक्ट के 100 यूनिट बनाए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, 100 यूनिट बनाए, ठीक है, तो वो वही सोच के चलता है कि स्टार्टिंग में ना मेरे से 50 बिकेंगे, 50 बिकेंगे और 50 बिकेंगे ही नहीं, ये मान के चलता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। वो रेशियो अलग हो सकता है, डिपेंड करता है अपने उस प्रोडक्ट पे या फिर सर्विस पे, उसकी क्वालिटी, बहुत सी चीज़ों पे। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहे हैं कि भाई 100 प्रोडक्ट जो उसने लॉन्च किए, 100 क्वांटिटीज बनाई, जिसमें से 50 तो बिक जाएंगे, पर 50 क्या होगा, नहीं बिकेंगे। जब 50 बिक जाएंगे तो भाई उसको अच्छे प्रॉफिट पे सेल करना चाहता है वो, यानी कि अपने प्राइस को रखेगा, हाई रखेगा, ताकि इस 50 में से भी मैक्सिमम की कॉस्ट क्या हो जाए, निकल जाए, क्योंकि मेन प्रॉफिट जनरेट करेंगे यही, ये जो प्रोडक्ट ना जो स्टार्टिंग में सेल हुए हैं ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके देंगे। इसके बाद हो सकता है मार्केट में ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाए, तो इस केसेस में जो ये सेकंड जो अगले 50 प्रोडक्ट हैं इसको बेचने के लिए जो प्रोड्यूसर है उसको अलग अलग स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या होगी उस टाइम पे, वो अपने प्राइस को कम कर सकता है, क्योंकि अब मार्केट में और भी प्रोडक्ट आ चुके हैं, यानी कि कॉम्पिटिटर उपलब्ध हैं उसके लिए। तो ऐसे केसेस में वो प्राइस को कम करके अपनी डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहां से प्रॉफिट क्या आएगा, या तो कम आएगा। अब मान लेते हैं प्राइस कम करने की वजह से उसके 25 प्रोडक्ट और बच गए,
और बिक गए। अब बचे कितने? 25, है ना, मैथ सबको आते हैं ना भाई। पहले 100 प्रोडक्ट थे, 50 बिक गए अच्छे प्रॉफिट पे, 50 बच गए थे, प्लस में से 25 बिक गए। प्राइस कम करने की वजह से प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं आया, बट ठीक ठाक आ गया, तो 25 रुपये और 25 प्रोडक्ट और बिक गए। अब बाकी बच गए हमारे 25 प्रोडक्ट। इसको जो मार्केटर है ना, पता है किस प्राइस से बेचेगा? इसको जो मार्केटर बेचेगा, हो सकता है वो बिकेगी ना, जो फिर लॉस में बेचना पड़े। तो इसलिए बोलते हैं कि स्टार्टिंग में ना आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो ना जहां तक के प्रोडक्ट का भी प्राइस निकाल के मैं प्रोवाइड कर दे, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करे इस लेवल तक कि आपके जो बचे 50 प्रोडक्ट है इनका प्राइस भी क्या हो जाए? कवर हो जाए, इनका प्रॉफिट भी कवर हो जाए। तो वही चीज यहाँ पे होती है कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसे हाई प्राइस पर लॉन्च किया जाता है एंड हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस, और प्रमोशनल एक्सपेंस भी ज्यादा होते हैं। ये भी एक रीजन होता है ज़्यादा प्राइस सेट करने का, क्योंकि जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे तो एडवर्टीजमेंट बड़े लेवल पे करनी पड़ेगी ताकि लोग उस प्रोडक्ट को जाने, उसके फीचर्स को समझें, ठीक है, उसे यूज़ करें, ज़्यादातर लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंचे कि हाँ भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है, तभी तो लोग बाय करेंगे। तो इसलिए वहाँ पे प्रमोशनल एक्सपेंस भी क्या रखा जाता है? ज़्यादा रखा जाता है पहले स्टेज पे। पर्पज ऑफ हाई प्राइस टू रिकवर प्रॉफिट पर यूनिट, और जो हाई प्राइस रखने का पर्पस मैं आपको बता ही चुका हूं, ताकि पर यूनिट प्रॉफिट को कवर किया जा सके एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो। द हाई प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर एम टू कन्विंसिंग द मार्केट ऑफ प्रोडक्ट्स। जो हाई प्रमोशनल एक्सपेंस होते हैं वो इसलिए किए जाते हैं ताकि हम जो है वो मार्केट में कन्विंस कर सकें अपने प्रोडक्ट के फायदों को, मतलब बता सके लोगों को कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या फायदे हैं, कस्टमर्स को गेन कर सकें इवन एट हाई प्राइस, कि हाई प्राइस तो है लेकिन आपको उस लेवल की फैसिलिटीज, उस लेवल की क्वालिटीज भी दी जा रही हैं जो हाई प्राइस डिजर्व करती हैं कि हाँ भाई इनको हाई प्राइस पे किया जाना चाहिए। हाई प्रमोशन एक्सेलरेट द मार्केट पेनिट्रेशन। अब जो प्रमोशन बढ़ाया गया है वो कहीं ना कहीं मार्केट का पेनिट्रेशन इंक्रीज करेगा, मार्केट पेनिट्रेशन रेट इंक्रीज करेगा। द स्ट्रेटजी इज प्रेफर टू स्किम द क्रीम। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में प्रमोशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, लोगों तक उस प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचेगी, तो उसमें कौन कौन से फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड हैं जो बाकी प्रोडक्ट में नहीं है, तो लोग उसे बाय करेंगे, और जिसके जरिए क्या हो सकता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके निकल जाए। इसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रेफर टू स्किम द क्रीम, यानी कि हाई प्रॉफिट्स फ्रॉम द मार्केट, के अपने अच्छा प्रॉफिट तो जनरेट कर लिया है स्टार्टिंग की कुछ यूनिट सेल करके ही। तो ये होता है हमारा पहला स्टेप, रैपिड स्किमिंग स्ट्रेटजी। दूसरी स्ट्रेटजी क्या होती है? स्लो स्किमिंग स्ट्रेटजी। अब स्लो स्किमिंग स्ट्रेटजी समझते हैं। दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एट हाई प्राइस। तो ये स्ट्रेटजी वो होती है कि जब एक प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं हाई प्राइस पे, कि अच्छे प्राइस पे लॉन्च करेंगे एट लो प्रमोशन, लेकिन प्रमोशन जो है ना वो कम रखेंगे। अब इस तरीके से एक और बेनिफिट हो गया, अगर कोई भी कंपनी अपने प्राइस को हाई रखती है लेकिन प्रमोशन को बिल्कुल लो रखती है, फिर प्रमोशन करती ही नहीं है, ऐसे केस में क्या बेनिफिट होगा वो समझते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, प्राइस क्या है? ज़्यादा है, लेकिन जो प्रमोशनल कॉस्ट है वो कम है। अब जब प्रमोशनल कॉस्ट कम आएगी तो मैं बात कर सकता हूँ क्या कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो गई, और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई तो प्रॉफिट अपना भी बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट बढ़ जाता है। हाई प्राइसेस एम टू रिकवर एज मच एज ग्रॉस प्रॉफिट। तो हाई प्राइस का मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट हम कमा सकते हैं हम कमा लेंगे, ठीक है, एज पॉसिबल। एंड लो प्रमोशन कीप्स मार्केटिंग एक्सपेंसेस लो। और जब प्रमोशन कम किया है तो सिंपल सी बात है, जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो भी क्या आएगी? कम आएगी। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी क्या आएगी? कम आएगी। दिस कॉम्बिनेशन अनेबल्स अस टू स्किम द मैक्सिमम प्रॉफिट। और ये कहीं ना कहीं एक तरीका होता है कि आप मार्केट से जितना प्रॉफिट निचोड़ सकते हो ना उतना मार्केट से प्रॉफिट ले जाओगे, यानी कि कॉस्ट कम रख के प्रॉफिट कमाना इसे बोलते हैं। और यहाँ पे कॉस्ट भी बड़ी थी तब जाके हमने प्राइस को हाई सेट किया था। अब क्या आता है हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है? रैपिड पेनिट्रेशन। अब समझते हैं रैपिड पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है। स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। वो स्ट्रेटजी जिसमें कंसिस्ट क्या होता है कि हम प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस, वो भी किस पे? लो प्राइस पे एंड हाई प्रमोशन, कि प्राइस को लो रखेंगे लेकिन प्रमोशन क्या करेंगे? उसका ज्यादा करेंगे। पर्पस इज फास्टर मार्केट पेनिट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? फास्टर मार्केट पेनिट्रेशन टू गेट अ लार्जर मार्केट शेयर, ताकि ज्यादा लोगों तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचा पाए। यानी कि यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि प्राइस को तो लो रख रही है। अगर प्राइस को लो रखा तो सिंपल सी बात है कि उसका प्रॉफिट कम आएगा, बिल्कुल कम आएगा भाई। जब प्राइस कम रखा है तो प्रॉफिट कम आएगा, ठीक है। लेकिन जो है ना ज्यादा से ज्यादा कस्टमर शेयर को गेन करना चाहती है। जनरली लोग प्राइस कब कम रखते हैं? जब उन्हें मार्केट में अपना नाम क्रिएट करना हो, है ना, तो प्राइस कम रखेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं प्राइस कम होगा तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे लगेगा, तो प्राइस कम होने की वजह से डिमांड क्या होगी? ज्यादा
ज़्यादा होगी। और यहाँ पे खर्चा किस पे हो रहा है? प्रमोशन करने पे। देखो ये रहा हाई प्रमोशन ज़्यादा हो रही है। तो इन सबसे हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं उस कंपनी का, उस ब्रांड का नाम बनेगा, यानी कि मार्केट में वो अपना नाम क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि प्रमोशन ज़्यादा, प्राइस कम, गुड्स अच्छे, सर्विस अच्छी, तो यानी कि ज़्यादा कस्टमर को अपनी तरफ गेन करना चाहते हैं, कस्टमर शेयर इंक्रीज करना चाहते हैं। टू गेट लार्जर मार्केट शेयर, देखो ना, टू गेट लार्जर मार्केट शेयर, marketer tries to expand the market by increasing the number of buyers, यानी कि मार्केटर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि वो मार्केट शेयर को इंक्रीज करेंगे नंबर्स ऑफ बायर को इंक्रीज करके, यानी कि मार्केट शेयर एक्सपेंड करना चाहते हैं इस पॉइंट के जरिए। तो हर पॉइंट के अपने अपने प्रॉफिट हैं। अगला क्या आता है? स्लो पेनिट्रेशन। यहाँ पे रैपिड पेनिट्रेशन था, यहाँ पे क्या है? स्लो पेनिट्रेशन। स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विद अ लो प्राइस एंड लो लेवल ऑफ प्रमोशन। अब यहाँ पे देखो क्या कर दिया, लो प्राइस कर दिया और जो प्रमोशन है उसको भी लो कर दिया। लो प्राइसेस विल एनकरेज प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। अब भाई जब प्राइसेस कम रहेंगे तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, लोग अफोर्ड कर पाएंगे उस गुड्स को, उस सर्विस को। विल इनकरेज प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, इस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच सकता है। एंड लो प्रमोशन कैन हेल्प द रियलाइजेशन ऑफ मोर प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो क्या रहा था, यहाँ पे मानते हैं लो प्राइस था जिससे प्रॉफिट कम हो रहा है, और प्रॉफिट कम होने का एक और रीजन था कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई थी, क्योंकि प्रमोशन पे ज्यादा खर्चा किया जा रहा था। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, प्राइस को लो रखा और लो लेवल प्रमोशन किया कि प्रमोशन में भी खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रमोशन पे खर्चा कर दिया तो प्रॉफिट और कम हो जाएगा। पहले ही प्राइस कम होने की वजह से प्रॉफिट नहीं बच रहा है, और अगर प्रमोशन में भी ज्यादा खर्चा कर दिया तो और पैसा नहीं बचेगा। तो वही चीज यहाँ पे अपनाई गई। तो लो प्राइसेस विल एनकरेज प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस एंड लो प्रमोशन कैन हेल्प द रियलाइजेशन ऑफ मोर प्रॉफिट्स इवन एट लो प्राइस। लो प्राइस पे भी ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि प्रमोशन के ऊपर खर्चा नहीं हो रहा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ रही है। तो हम सब जानते हैं मार्केटिंग पे अच्छा खासा खर्चा किया जाता है कंपनी के जरिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 4 मेन पॉइंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर इंट्रोडक्शन स्टेज के, कि भाई इंट्रोडक्शन स्टेज पे किस किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। अब अगला पॉइंट क्या आता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर द ग्रोथ स्टेज। तो 2 ही स्टेज के बारे में बात करेंगे आज हम, एक तो इंट्रोडक्शन स्टेज की, दूसरा ग्रोथ स्टेज पे। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे ऐसी 2 स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होगी जो हम लगाएंगे, एक तो मैच्योरिंग स्टेज पे, दूसरा डिक्लाइनिंग स्टेज पे। तो वो हम देखेंगे आने वाले टॉपिक में। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर द ग्रोथ स्टेज, तो दिस इज द स्टेज ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस। अब ये वो स्टेज है जहां पे ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है अच्छे लेवल पे, तो रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस स्ट्रेटजीज आर एम टू सस्टेनिंग मार्केट ग्रोथ। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जो भी ग्रोथ है हम उसे क्या करेंगे, सस्टेन करेंगे, सस्टेनिंग मार्केट ग्रोथ एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके। हेयर एम इज नॉट टू इंक्रीज अवेयरनेस। यहाँ पे एम क्या होता है, अवेयरनेस को इंक्रीज करना यहाँ पे एम नहीं होता, बट गेट अ ट्रायल ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो प्रोडक्ट है वो अच्छे लेवल पे जाने चाहिए, बिकने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ चाहिए कंपनी को। यहाँ पे ये नहीं कि लोगों को अवेयर करना है कि भाई ये हमारा नया प्रोडक्ट आया है, वो तो हो चुका, इंट्रोडक्शन हो चुका प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को आए टाइम भी हो गया। अब डिपेंड करती है वो प्रोडक्ट ग्रोथ किस लेवल पे दिलाती है उस कंपनी को। द कंपनी ट्राइज टू एंटर न्यू सेगमेंट्स। अब जो कंपनी है वो यहाँ पे ट्राई भी करेगी कि वो नए सेगमेंट में घुस पाए, क्योंकि उसे ग्रोथ चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया उस कंपनी का, तो नई सेगमेंट में जाने की कोशिश करेगी। कॉम्पिटिटर हैव एंटर्ड द मार्केट, कॉम्पिटिटर भी मार्केट में एंटर करेंगे। कंपनी ट्राइज टू स्ट्रेंथन इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, और जो कंपनी है वहाँ पे कोशिश करेगी अपनी पोजीशन को इतना स्ट्रॉन्ग रखे कि दूसरे कॉम्पिटिटर उसको हार्म ना कर पाए। तो ये तो हो गया मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इंट्रोडक्शन। अब आगे समझते हैं सेवरल पॉसिबल स्ट्रेटजी फॉर स्टेज। अब कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रेटजी हो सकती है जो कहीं ना कहीं एक तरह से हेल्प करेंगी ग्रोइंग स्टेज में। तो पहला क्या आता है, प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड फीचर्स इंप्रूवमेंट, कि भाई जो भी प्रोडक्ट आया है वो अच्छी क्वालिटीज का होना चाहिए। अरे तो लोकल क्वालिटी के प्रोडक्ट लोग यूं भी नहीं खरीदते, है ना, और लोकल क्वालिटी का तो फिर सामान भी सस्ता होना चाहिए। जैसे चाइना का प्रोडक्ट, इंडिया वाले चाइना पे इतना डिपेंडेंट क्यों रहते हैं, क्योंकि चाइना प्रोडक्ट चीप क्वालिटी का हो, चाहे यूज करती खराब हो जाए वो, और क्या पता कई बार तो यूज भी नहीं हो पाता, उससे पहले खराब हो जाता है। ठीक है, लेकिन चीप रेट में मिल रहा है, लोग उसे बाय करते हैं। तो वही चीज है, प्रोडक्ट क्वालिटी और फीचर्स है ना, दोनों में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि ग्रोइंग स्टेज पे तो आपने, चलो ठीक है, आपने प्रोडक्ट बेच लिया, प्रॉफिट जनरेट कर लिया अच्छा खासा, ठीक है, आपने कस्टमर को अवेयर भी कर दिया। अगर किसी तरह का फीडबैक मिल रहा है कस्टमर से, तो वो काम किसका होता है, मार्केटिंग टीम का, कि वो फीडबैक ले और उसके ऊपर काम करे कि इस प्रोडक्ट में कुछ दिक्कतें आ रही है सॉल्व करे। ठीक है, ताकि आने वाले सेम सेगमेंट में उस तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड फीचर्स इंप्रूवमेंट की एक तो पहली बात फोकस रखे कि प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है, अच्छी क्वालिटी का है।
अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। दूसरा फीचर्स इंप्रूवमेंट, कि भाई जो भी फीचर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, इंप्रूव किए जा रहे हैं, यानी कि अच्छे फीचर्स लाए जा रहे हैं, फीचर्स को लेके इंप्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है, नए नए फीचर्स ऐड ऑन हो रहे हैं। ऐसे हम देखते हैं ना कि हमेशा जो भी कोई कंपनी कोई गुड्स कोई सर्विस जनरेट करती है उसे अपडेट करने की कोशिश करती है। आज आप मोबाइल फोन्स की बात कर लो, लैपटॉप की बात कर लो, या फिर गाड़ियों की बात कर लो, वो हमेशा अपने फीचर्स को लेके हमेशा अपडेट करते रहते हैं। तो वही चीज़ है कि फीचर्स में इंप्रूवमेंट आना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, एडिंग न्यू मॉडल्स, कि भाई जो भी नए मॉडल आए हैं वो ऐड किए जाने चाहिए, जो भी वेरिएंट्स आए हैं नए नए वो ऐड होने चाहिए। इंप्रूविंग स्टाइलिंग, तो जो भी स्टाइलिंग है, जो भी जैसी भी चीज़ें ट्रेंड में है वैसी चीज़ें बनानी चाहिए, ठीक है, कुछ नया स्टाइल भी ट्राई करना चाहिए, तो स्टाइलिंग हमेशा इंप्रूव्ड होनी चाहिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट, एंटरिंग न्यू मार्केट सेगमेंट्स, ये नए मार्केट सेगमेंट्स में एंटर करने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी तरह के सेगमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मार्केट जो है ना वो सेगमेंट्स में बड़ा होता है, और एक बिजनेस जो है ना वो डेवलप करता है जब वो मल्टीपल सेगमेंट्स में काम करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि नए मार्केट सेगमेंट्स में एंटर करने की कोशिश करते रहना चाहिए कंपनीज को, कि अगर उन्हें कुछ लग रहा है कि भाई इस सेगमेंट में हम ग्रो कर सकते हैं तो उस सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डिजाइनिंग, इंप्रूविंग एंड वाइडनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जिनका काम होता है प्रोडक्ट को बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना, उसे लगातार इंप्रूव करने की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। डिजाइनिंग करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की, कैसे हमारा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से निकलेगा और कंज्यूमर्स तक पहुँचेगा, ठीक है। और इसे थोड़ा सा इंक्रीज भी करना चाहिए ताकि, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना ही बड़े लेवल पे कोई बड़ी बात नहीं होती, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए ताकि जो भी पर्सन जिसको नीड है उस प्रोडक्ट की, उस तक वो प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या आता है, शिफ्टिंग एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल एफर्ट्स। तो आप यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हो, ठीक है। शिफ्ट यानी कि अगर मान लो कोई एक सेगमेंट काम नहीं कर रहा, कोई प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, तो उसमें कुछ चेंजेस लेके आओ, कुछ चीज़ें शिफ्ट करो, तो वो कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की अच्छे लेवल पे, है ना, ताकि लोग जो है अवेयर हो, लोगों को पता लगे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया भी है, तभी तो लोग बाय करेंगे उसे। इसके अलावा अदर प्रमोशनल एफर्ट्स जो भी किए जा सकते हैं वो कंपनीज को करने चाहिए, चाहे वो डिस्काउंट देना हो, ठीक है, या फिर वारंटीज देनी हो, बाकी से जो भी अलग कर सकते हैं वो चीज़ें अलग करनी चाहिए। फ्रॉम इंक्रीजिंग प्रोडक्ट अवेयरनेस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों उस प्रोडक्ट के बारे में, टू प्रोडक्ट कन्विक्शन। इसके बाद सिक्स पॉइंट क्या आता है, रिड्यूसिंग प्राइस। हाँ, ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि भाई अपने प्राइस को कट कर लो, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होल्ड करेगा। अगर प्राइस कम होगा तो जो कस्टमर्स हैं वो और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो रिड्यूसिंग प्राइस एट राइट टाइम, यानी कि सही टाइम पे प्राइस कम करना आना चाहिए, टू अट्रैक्ट प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर, ताकि वो कंज्यूमर भी आए जिन्हें चीज़ें सस्ते में ही चाहिए होती हैं, है ना। तो सही टाइम पे डिस्काउंट देना भी आना चाहिए। सेवन पॉइंट क्या आता है, प्रिवेंटिंग कॉम्पिटिटर, ठीक है भाई, कॉम्पिटिटर से प्रिवेंट क्या होता है, कॉम्पिटिटर से बचना ही बहुत जरूरी है। टू एंटर मार्केट, ताकि वो मार्केट में एंटर ना करे। थ्रू लो प्राइस एंड हाई प्रमोशनल, कैसे कर सकते हैं वो, एक तो लो प्राइस कर दो, या फिर जैसे मान लो कई बार कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करता है तो अपने प्राइस को कम कर लो ताकि आपके कस्टमर आपके पास रहे, उल्टा मार्केट में जो कस्टमर्स और हैं वो भी आपकी तरफ आ जाएं, ठीक है। इस तरीके से कहीं ना कहीं जो है ना कॉम्पिटिशन को कम किया जा सकता है। और हम क्या बोलते हैं, और एक तरीका होता है हाई प्रमोशनल एफर्ट, की प्रमोशन इतना कर दो कि बाकी लोगों का नाम दबी जाए, सिर्फ आपका नाम दिखाई दे हर जगह, जहां भी आप जाओ आपकी होर्डिंग्स, ठीक है, आपकी ब्रांड का नेम हर जगह वो चीज़ होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं कंपटीशन में फर्क पड़ता है, कंपटीशन जो है घटता चला जाता है। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ों के बारे में बात करी, एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टेज के टाइम पे कैसे, इंट्रोडक्शन स्टेज के टाइम पे कैसे होनी चाहिए, दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ग्रोथ स्टेज के टाइम पे क्या होनी चाहिए, जब कंपनी ग्रो कर रही हो, प्रोडक्ट ग्रो कर रहा हो, तो उस टाइम में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह की होनी चाहिए। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में, यहाँ पे हम बात करेंगे बाकी दो स्टेजेस के बारे में, ठीक है। तो अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतार सकता है, मैं उतारूं बोर्ड के सामने से।